नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कई बार तो हम अपने आसपास हो रही गलत बातों के बारे में जानकर भी अनजान बनते हैं, इस डर से कि कहीं दूसरों के झमेले में ना उलझ जाएं। और इस रवैये का फायदा उठाते हैं अपराधी। जहां जागरूकता की कमी हो, वहां अपराध का पनपना लगभग तय है। आरती, आरती, अरे ये सामान वगैरह तो अनपैक कर दो यार। आरती, अरे आरती यहाँ क्या कर रही हो यार? सारा सामान अनपैक करना है। अरे क्या हुआ? अरे इधर तो आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? ये देखो, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये गुंडे जैसे लोग यहाँ पे इनके घर के आसपास घूमते रहते हैं। कुछ अजीब तो है। अरे छोड़ो यार, काम बहुत है। अजीब नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत बड़ा चक्कर है ये। तुम्हें पता है, शर्मा आंटी बोल रही थी कि खत्री अंकल घर बेचने का सोच रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि खत्री अंकल के घर का किसी भी मेंबर का नामो निशान यहाँ पर नहीं है। खरीदार आ रहे हैं यहाँ पर और ओनर के बगैर घर कैसे बेच सकते हैं? मैं बोल रही हूँ ना, ये गुंडे हैं ना, उनका घर हड़पना चाहते हैं। मैंने ना खत्री अंकल का फोन ट्राई किया, प्रीतो का भी ट्राई किया और सतिंदर आंटी का भी ट्राई किया, लेकिन सबका फोन डिस्कनेक्ट आ रहा है। अरे यार तुम क्यों उन्हें कॉन्टेक्ट कर रही हो यार? अरे क्यों नहीं करे, वो हमारे सिर्फ नेबर थोड़ी है, फैमिली फ्रेंड्स है। और खास करके प्रीतो, वो मेरी फ्रेंड है। आई एम वरिड फॉर हर। सुनो ना, हम एक काम करें, हम ना पुलिस को फोन करते हैं। वो झांसी की रानी, कोई जरूरत नहीं है। और पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना हमें। और कहाँ के फैमिली फ्रेंड्स? जब हम 3 साल बाहर थे तब अंकल और उनकी फैमिली में से किसी ने हमें एक कॉल भी किया? नहीं ना। अरे टच में कहाँ थे वो लोग? और वो तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंड प्रीता, उसने बाय भी नहीं बोला जब हम टोरंटो जा रहे थे। अब हम क्यों केयर करें? और वैसे भी आरती, बहुत काम बाकी है। और कम से कम ये सामान तो अनपैक कर दो यार। ओके, बाय बाय। हेलो सर, काफी दिनों से यही चल रहा है। क्या नाम बताया आपने? परमीत खत्री, सतिंदर खत्री, उनकी बेटी है प्रीत खत्री और उनका बेटा गुरमीत खत्री। कितने दिनों से गायब हैं ये लोग? सर पता नहीं, हम लोग तो टोरंटो गए थे, 1 हफ्ता पहले ही आए हैं, पर जब से आए हैं तब से यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। एक्चुअली हम लोग उनकी फैमिली से काफ़ी क्लोज है सर, खासकर उनकी बेटी प्रीत। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। 6 साल पहले जब मैं यहाँ पर शादी करके आई तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त वही बनी है। उम्र में थोड़ी छोटी है मुझसे। परजाई जी, मम्मी जी ने भेजा आपका वेलकम करने के लिए। थैंक यू। आओ ना अंदर। परजाई जी, आप रो रही थी? वो क्या है ना, मम्मी पापा, मेरा घर, मेरा रूम, सब कुछ मिस कर रही हूँ। अब आप अकेली नहीं, मैं हूँ ना, मैं भी तो अकेली ही हूँ। यहाँ किसी को भी किसी की नहीं। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं बनूंगी ना आपकी बेस्ट फ्रेंड। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। सर 3 साल पहले मेरे हस्बैंड को टोरंटो में एक असाइनमेंट मिला था। हमारे जाने के कुछ दिन पहले से ही प्रीतो जैसे गायब ही हो गई थी, ना उसका कोई फ़ोन, ना आना जाना। और मैं भी शिफ्टिंग के चक्कर में उससे बात नहीं कर पाई थी। पर मैंने वहाँ से उसका फ़ोन ट्राई किया था। जब भी उसका फ़ोन ट्राई किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और यहाँ आने के बाद तो उनके सारे ही नंबर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। सर मैंने आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता कि वो लोग कहाँ है, क्या है, कैसी हालत में है। रिलैक्स, आप शांत हो जाइए, हम देखते हैं। सर लगता नहीं कोई सीरियस बात होगी, फिर भी मैंने कांस्टेबल बाजवा को भेज दिया चेक करने के लिए। हो सकता है सर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। पड़ोसी से बोलो एफआईआर दर्ज करने को, फिर हम घर खोलकर चेक कर पाएंगे। तभी पता चलेगा कि कोई गड़बड़ है या फिर सिर्फ गलतफहमी है। ठीक है सर। सिंह, पड़ोसी से पूछो, शायद किसी के पास चाबी रखी हो। पंजाब के हम्बड़ा शहर में पुलिस के सामने एक बहुत ही चौंका देने वाला केस आया। खत्री परिवार के 4 सदस्य पिछले 2 साल से लापता थे। एक पड़ोसी द्वारा पुलिस को यह जानकारी दिए जाने पर पुलिस ने उस पड़ोसी से इसकी एफआईआर दर्ज करवाई और कोर्ट से आदेश लेकर घर का दरवाजा खोला।
वो जी 2 साल हो गया इस फैमिली का कुछ अता पता ही नहीं है। और इनकी एक चाबी जो मेरे ड्रॉवर में रहती थी, एक दिन उनका एजेंट आया था परमीत जी का अथॉरिटी लेटर लेके, और एक दिन उनको चाबी दी थी और एक आज। ये परमीत की फैमिली आप लोगों से क्लोज थी क्या? क्लोज तो थी जब वो नॉर्मल थे। नॉर्मल थी मतलब? अरे जोली टाइप के थे, वो पार्टियां शार्टियां करते थे। ओ चको यार फटाफट, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। और जस्सी पाजी नहीं आया यार। ओ कितने रह गए? पटियाला ही बनाएगा और केड़ा बनाऊंगा। और शर्माना बिल्कुल। चीयर्स। आपका नेकलेस तो बड़ा सुंदर है। नेकलेस की मत पूछो, ज्वेलर का फ़ोन आया, कहते मैम एक्सक्लूसिव पीस आया हुआ है। मैंने कहा फिर देर किस बात की है, बस उसने भेजा और मैंने पहन लिया। और एक दिन अचानक वो सब बंद हो गया, और एक दिन तो ऐसा भी आया कि मेरे ऊपर बिगड़ गए। परमीते, ओ परमीतिया, ओए आजकल किधर है, नजर ही नहीं आता यार तू। ओए की परमीते लगा कर क्या काम तो धरी देने कोई, क्या अपना काम कर। परमीते लगा कर क्या। अच्छा, इस फैमिली के बारे में आप और कुछ भी बता सकते हैं? वो नहीं जी, वो मैं तो काम पे रहता था। हाँ इतना जरूर है, वो मेरी घरवाली को सब पता होगा। शो ऑफ का जी बड़ा ही शौक था उन्हें, खासकर मिसेस खत्री को। वो तो छोड़ो जी, फ्लर्टिंग का भी मौका नहीं छोड़ती थी। बंदा बड़ा हो छोटा हो, बस कोई मौका नहीं छोड़ती थी। आपकी शर्ट मुझे बहुत सुंदर लग रही है। अरे पूरी पार्टी विच ना आप सबसे सोहने लग रहे हो। अच्छा हाँ। और बेटा भी कुछ कम नहीं था जी, बिल्कुल माँ पर गया था। ओ ते लोग कहती सी कि भाई ड्रग व्रग भी लेता है। ये खत्म हो जाने दे पार्टी, फिर हम छत पे चलते हैं, फिर वहाँ जाके फूकेंगे। बस प्रीता थी सीधी सादी बेचारी ना। पुत्र कल्ली क्यों खड़ी है? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इतना लाउड म्यूजिक है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। करीब 2 साल पहले जी सब कुछ बदल गया। हमने सोचा कोई प्रॉब्लम होगी, हेल्प करने के इरादे से उधर गई थी उनके घर। जो जाकर देखा ना, तो देखकर जी शॉक्ड रह गई सी बिल्कुल। प्रीता तो जी बड़ी बीमार लग रही थी, सारे खिड़की दरवाजे बंद थे जी, कोई हरकत नहीं, कुछ नहीं। अजीब सी फीलिंग हो रही थी जी, बहुत स्मेल आ रही थी जी उधर। अरे प्रीतो, दरवाजा खोल पुत्र, दरवाजा खोल लो। एक बुढ़िया दरवाजा खोल। वो जी पड़ोसी थे, मदद करना तो अपना फर्ज बनता ही था। ओए हम तो ले गए डॉक्टर के पास, हम तो और भी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन वो क्लियर थी, वो तो हमसे दूरियां बना के रखती थी। अभी उसमें हम क्या करते। केरे डॉक्टर के पास लेके गए थे। उनके पड़ोसी उन्हें यहाँ लेकर आए थे, काफी फोर्स करना पड़ा, तब जाके अग्री हुए वो चेकअप के लिए। एग्जामिन किया तो पता चला चारों के चारों एक्यूट डिप्रेशन में थे। सर पूरी की पूरी फैमिली डिप्रेशन का शिकार थी। अच्छा, इस डिप्रेशन की वजह क्या थी? मतलब पूरी की पूरी फैमिली? नो आइडिया सर, डायग्नोज करना एक अलग बात है, पर उनकी थेरेपी मेरे क्लिनिक में पॉसिबल नहीं थी। तो फिर मैंने लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट किया और उन्हें वहां पे शिफ्ट करा दिया। 26 अप्रैल 2016 से 5 अप्रैल 2016 तक खत्री परिवार हॉस्पिटल में ही रहा। बेहतर मानसिक चिकित्सा दिलवाने के लिए उन्हें एक सरकारी संस्थान में भेजा गया, जहां यह सामने आया कि खत्री परिवार को और भी ज्यादा देखरेख और काउंसलिंग की जरूरत है। इसलिए पूरे के पूरे खत्री परिवार को एक ऐसे आश्रम में ले जाया गया जहां मानसिक रोगी, विकलांगों और डिप्रेस्ड लोगों को आश्रय और चिकित्सा प्रदान की जाती है। कितनी अजीब बात है कि कुछ समय पहले तक उनके घर आ जाकर मौज मस्ती का लुत्फ उठाने वालों में से एक भी व्यक्ति को उनकी हालत या उनके ठिकाने का अंदाजा तक नहीं था। पुलिस को इस मामले की जानकारी तब मिली जब 3 साल बाद टोरंटो से वापस लौटे एक परिवार ने पुलिस को खत्री परिवार के लापता होने की सूचना दी। बहरहाल पुलिस अब खत्री परिवार की इस दयनीय स्थिति के पीछे की वजह तलाशने में जुट गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक संपन्न और खुशहाल परिवार डिप्रेशन की चपेट में आकर रातों रात गायब हो गया? हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। हमें क्यों रख गए यहाँ पे? यहीं पर थे जी, मतलब मिस्टर खत्री, मिसेस खत्री और उनकी बेटी प्रीत। बेटा नहीं था उनके साथ। बुरा हाल था जी बेचारों का। देखिए परमीत जी, ये हमारे एनजीओ के डॉक्टर हैं
हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बताइए आपके साथ क्या हुआ। आप कुछ तो बोलिए, आप घबराइए मत, हम यहाँ सब आपकी हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं। देखिए मिसेस खत्री, आप बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो प्रीत बेटा, हम हेल्प करना चाहते हैं तुम सबकी, इलाज कराना चाहते हैं तुम्हारा। तुम भी चाहते हो ना सब ठीक हो जाए, तो बताओ हमें क्या हुआ तुम्हारे साथ। ट्रीटमेंट शुरू कराई उनकी, हौले हौले ठीक भी होने लगे थे, धीरे धीरे हालत पहले से बेहतर होती जा रही थी। लेकिन फिर 2 महीने बाद उनके फैमिली फ्रेंड आए। पहले तो बस मिलना चाहते थे, लेकिन मिलने के बाद उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो उनको अपनी जिम्मेवारी पर अपने साथ ले जाएंगे। मैं हूं ना, मैं रखूंगा तेरा ख्याल, तेरा भी, भाभी का भी और प्रीतो का भी। अरे तूने इतना कुछ किया है मेरे लिए, तुझे याद छोड़ के जाऊंगा मैं। चलेगा ना मेरे नाल, चलेगा ना? ठीक है जी, अच्छी बात है। मैं डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी शुरू करवा देता हूँ, पेपर शेपर रेडी करवाता हूँ। ठीक है, आप करवा दीजिए। ये है वो एफिडेविट, ये है उस आदमी का नाम जो उनको ले गया था, करतार सिंह, और ये है उसका पता। इसका कोई आईडी प्रूफ है आपके पास? सॉरी सर, वो आईडी प्रूफ नहीं दी। इस एड्रेस को वेरीफाई करो और करतार सिंह से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है सर। सर। ठीक। हाँ सिंह। सर, एफिडेविट में मौजूद नाम और एड्रेस दोनों ही फेक है। करतार सिंह नाम का कोई आदमी है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एनजीओ भी कुछ छुपा रहा है? इस एनजीओ की सारी जानकारी निकालो और फैमिली के वो सारे जानने वाले जिन्हें फैमिली की कंडीशन के बारे में मालूम था, ढूंढ निकालो उन्हें और पड़ोसियों से फिर से बात करो। हो सकता है इस करतार सिंह ने वहाँ किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की हो। ठीक है सर। अजीब सी बात है कि आज के ज़माने में एक फैमिली को अपने साथ कौन लेकर जाएगा, और वो भी ऐसी फैमिली जो बीमार हो। सर, हो सकता है कोई स्वार्थ हो, इसलिए अपने साथ लेकर गया हो। बस ये उम्मीद है कि फैमिली सेफ हो, उनके साथ कुछ हुआ ना हो। सर। हाँ सिंह। उस एनजीओ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालिए सर, जेन्युइन एनजीओ है और काफ़ी टाइम से एक्टिव है। और सर, वो आदमी करतार सिंह जो खत्री फैमिली को एनजीओ से लेकर गया था, सर उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकालिए। ना तो किसी रिश्तेदार को उसके बारे में पता है और ना ही पड़ोसी को। उनका बेटा क्या नाम है उसका? गुरमीत खत्री। उसकी कोई अपडेट? नहीं सर। सिंह, इस फैमिली की इस हालत की वजह पता लगानी होगी, तभी कोई लीड मिलेगी। आस पड़ोस, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, इस फैमिली की सारी जानकारी निकालो। ठीक है सर। वो जो उनका लड़का गुरमीत है ना, वो नशे का आदी था और ड्रग्स लेता था। सारी टेंशन की वजह वो लड़का ही था। अरे सर, ड्रग्स वगैरह की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, तीनों लोग एकदम सही थे। प्रॉब्लम तो ये आंटी जी में थी। सतिंदर में? हाँ, हर रोज गैर मर्दों के साथ चक्कर, घर में पार्टियाँ, बस यही काम था। कुछ ज़्यादा ही नज़दीक होने की कोशिश करती थी, पता नहीं क्या समझती थी अपने आप को। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था मैडम, शायद उनका बिजनेस घाटे में चल रहा था। ये महंगे फ़ोन, मोबाइल, गाड़ियाँ, बंगलो, पार्टियाँ, सब दिखावा था और कुछ नहीं। सर, यहाँ तो हर पड़ोसी एक अपनी कहानी बता रहा है। कोई मिसेस खत्री पे शक जता रहा है तो कोई इनके बेटे गुरमीत पर। सर, एक बात तो कंफर्म है कि इनकी फैमिली में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम चली रही थी। हो सकता है इनका बिजनेस भी ठीक ठाक ना चल रहा हो या कोई फैमिली इशू हो। इसी के चलते पूरी फैमिली डिप्रेशन में आ गई हो और फिर एनजीओ में सेट हो गई हो। और वहाँ आता है इनका फैमिली फ्रेंड जो गलत नाम और गलत एड्रेस बताकर इस पूरी फैमिली को एनजीओ से ले जाता है। और सर, फाइनली अब इन सबका घर भी बिकने वाला है। और यहाँ पर नेबर्स का ये कहना है कि खत्री अंकल घर बेच रहे हैं। और यही बात मुझे खटक रही है। पहले वो आदमी एनजीओ में अपना गलत नाम पता बताता है, उसके बाद पूरी की पूरी फैमिली को ले जाता है, पता नहीं कहाँ, और अब ये घर बेचने की बात है। ये सब इस फैमिली की मर्जी से हो रहा है या फिर ज़बरदस्ती हो रहा है? वैसे सर, मैंने उस स्टेट एजेंट के बारे में पता किया जो इनका घर बेचने में हेल्प कर रहा है। देखते हैं बात करके क्या मिलता है। सर, इस एरिया की ज़्यादातर डील तो मैं ही करता हूँ। सब लोग पहचानते हैं मुझे और भरोसा भी करते हैं। और ये परमीत खत्री को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जो परमीत खत्री है जिसका घर बेचने की डील आप कर रहे हैं, इस मामले में आपकी बात किससे हुई थी? जी, उनके बेटे से हुई थी। उनके बेटे गुरमीत खत्री से? जी हाँ। एग्जैक्टली क्या बात हुई थी आप दोनों के बीच में? वैसे तो कोई खास बात नहीं हुई। उन्होंने फ़ोन पर मेरे को इतना ही बोला था कि उन्होंने अपना घर बेचना है, वो आ नहीं सकते हैं,
वैसे पर्सनली मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ। अब उसने बोला तो मैंने मान लिया जी। ऑनर का अथॉरिटी लेटर भेज देंगे और बैंक की डिटेल भेज देंगे, कोरियर कर देंगे इन सब का। वो पेपर्स हैं अभी आपके पास? जी हाँ है, ये अथॉरिटी लेटर है और ये बैंक की डिटेल्स है। परमीत खत्री का साइन किया हुआ अथॉरिटी पेपर। अच्छा, इसके अलावा और किसी का भी बैंक डिटेल आया था क्या? जी जो कुछ है सब यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। सर ये साइन तो परमीत खत्री का ही है और अकाउंट डिटेल भी उसी का है। लेकिन उसका बेटा गुरमीत, वो तो उनके साथ था भी नहीं जब उन्हें एनजीओ ले जाया गया था। और अभी एस्टेट एजेंट का अथॉरिटी लेटर, कुछ तो गड़बड़ है। सर पहले मुझे भी लग रहा था कि पड़ोसी बेकार में ही बतंगड़ बना रहा है, लेकिन अब मुझे भी डाउट आ रहा है। सर कहीं ये सब गुरमीत खत्री तो नहीं कर रहा है पैसों के लिए किसी के थ्रू? सिंह, इस लेटर को आए हुए काफी टाइम हो चुका है, पता नहीं उस फैमिली की क्या हालत होगी। लेटर कहाँ से आया? सर मोहाली से। और इस गुरमीत खत्री, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं? नहीं मैम, एजेंट के मुताबिक घर बेचने की बात इसी से हुई थी और उसी ने ये घर के पेपर्स हमें भेजे थे। परमीत खत्री के सिग्नेचर के साथ जो खुद लापता है। लेकिन ये पेपर मोहाली से आया और हमें शक है कि वो फैमिली यहीं कहीं मोहाली में है। बस मैम वो फैमिली पहले से डिप्रेशन में है और ऐसी कंडीशन में कोई उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकता है और ऐसी हालत में वो कैसे हैं, कहाँ हैं, कोई नहीं जानता। उनकी फैमिली को खतरा भी हो सकता है। फैमिली गायब है लेकिन घर बेचने की परमिशन दे दी है। कोई ना कोई फॉल प्ले इन्वॉल्व है। मैम हमें लग रहा था कि इस केस में परमीत खत्री इन्वॉल्व है, इसलिए हमने हामड़ा और हामड़ा के आसपास पूरी फैमिली की फ़ोटो सर्कुलेट करवा दी। हम चाहते हैं कि उनके फ़ोटो यहाँ भी सर्कुलेट किए जाएं। हमारी एक टीम मैं असाइन कर रही हूँ आपको पूरा असिस्टेंस मिलेगा, बी रेस्ट एश्योर्ड। फैमिली को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर देंगे। बाकी डिपार्टमेंट से आपको जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है आप बताइए, वील ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू मैम। कांस्टेबल सिंह को इनके साथ लगा दो और इन्होंने जिस कुरियर कंपनी के डिटेल्स दिए हैं उन्हें कांटेक्ट करो। जी थैंक यू मैम। सर जी मैंने एक कंप्लेन लिखवानी है। मेरे ससुराल वाले हैं ना, वो मैंने बहुत टॉर्चर करते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग मैंने मार डालेंगे। एक मिनट, आप ना पहले बैठ जाओ। हाँ जी दसो की गल हो गई? सर मेरे ससुराल वाले वो ना मेरे से दहेज की मांग करते हैं। जीना हराम करके रखा है मेरा। स्माइली यहाँ पे हो और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। सर जी यही मेरा पति है, ये मैंने मारना चाहते हैं। सर जी मैंने बचा लो। स्माइली तुम उत्थे खड़ा रह, की करिए? तू तो तेरी फैमिली ਨੂੰ टॉर्चर कर दो है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एक्चुअली सर मेरी वाइफ थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेशन में है। ये क्या बोल रही है इनको खुद को भी नहीं पता। आई एम सॉरी सर, हमने आपको परेशान किया, लेकिन इसमें मेरी वाइफ की गलती नहीं है। मैं अपनी वाइफ की तरफ से आपसे सॉरी बोलता हूँ सर। मैम लगता था ये डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है। हस्बैंड कह रहा है कि उसकी वाइफ मेंटली डिस्टर्ब रहती है, डिप्रेशन में है वो। इन केसेस को हम लाइटली नहीं ले सकते। टीम रेडी करो, पर्सनली जाकर पता करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है मैम। एक तरफ डिप्रेशन का शिकार पूरा खत्री परिवार लापता था और वहीं दूसरी तरफ घरेलू हिंसा की शिकायत करती स्माइली, जिसे उसके पति और ससुराल वालों ने मानसिक तौर पर बीमार और हताश बताया। क्या ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए थे? हम्बड़ा पुलिस के लिए बड़ा सवाल यह था कि वो कौन आदमी था जो खत्री परिवार के तीनों सदस्यों को एनजीओ से ले गया था, और इससे भी बड़ा सवाल यह था कि गुरमीत खत्री कहां था। हेलो सर जी, परमीत खत्री के बेटे गुरमीत पे लीड मिली है। कॉल आया था जी, शांति नगर के पास वाले एरिया में उसे देखा गया ड्रग्स बेचते हुए। मैं उधर ही जा रहा हूँ। खबरी से कोऑर्डिनेट करते रहो, किसी भी हालत में वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ओके सर जी।
हेलो सर जी, टिप तो गलत निकली, बंदा तो कोई और ही निकला। अरे मैडम, सबने इसकी वजह से हुआ है। मैंने कहा था और मैंने पता था ये होने वाला है। अरे छोड़ देता, पागल खाने भर्ती करवा देता। तेरे प्यार शहर के चक्कर में ना लाइफ बर्बाद हो गई हमारी। मम्मी जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। सबके सामने मैम, मेरी वाइफ को डिप्रेशन की बीमारी है। डिप्रेशन? अरे पागल है वो, रोज कोई ना कोई सी अफवाह। मैम, मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया हूँ। आप चाहे तो ये सब टॉर्चर दहेज वाली बात है, झूठ बोल रही है क्या वो? मैम, ये सब इतना आसान नहीं है। उसको लगता है वो ये सब सच बोल रही है, और अब तो मुझे लगने लगा है कि उसने अपने मन में अजीब सा वहम पाल लिया है। खुद को चोट पहुंचाती है और कहती है कि हम सब लोग उसको टॉर्चर कर रहे हैं। और इस बात की क्या गारंटी है कि ये सब जो तुम कह रहे हो वो सच है? मैम, मैं आपसे वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट। अरे मैडम जी, क्या बता, रोज कुछ ना कुछ करती रहती। कैसे संभालूं, कैसे क्या करूं, आप ही बताओ। मैम, ये देखिए, एंटी डिप्रेशन पिल्स, और ये प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर ने खुद स्माइली को एग्जामिन करके ये पिल्स प्रिस्क्राइब किए। मुझे लगता है कि ये लोग वाकई कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, 100% सच नहीं बोल रहे। हाँ, मैंने पड़ोसियों से बात की। हाँ। इनफैक्ट मुझे स्माइली के फादर का कांटेक्ट भी मिला। हाँ। मैंने उनसे भी बात की। और मैम, सभी का यही कहना है कि ये काफ़ी अच्छे लोग हैं, आसपास में काफ़ी इज्जत है उनकी। मैम, स्माइली के फादर खुद कह रहे हैं कि प्रॉब्लम उनकी अपनी बेटी में है, और ये काफ़ी अच्छे लोग हैं। एक काम करो, अमन की फैमिली से जुड़ी और डिटेल्स निकलवाओ। जी मैम। खासकर अमन के बारे में। जी मैम। आप लोगों ने नहीं अरेस्ट किया ना उन्हें? मैंने आपसे कहा था ना मैम जी कि वो लोग मुझे मार डालेंगे। ये देखिए उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। ये देखिए, तुम शांत, वो मुझे मार डालेंगे मैम। एक मिनट, मार डालेंगे। काम डाउन, जस्ट काम ये देखिए मैम। डाउन। ओके स्माइली, तुम बैठो, बैठ जाओ। तुम पहले बैठ जाओ यहाँ पे। अच्छा, लो पानी पी लो। अब बताओ क्या हुआ? जो हर रोज होता है मैम। ये घाव खुद को भी दिए जा सकते हैं स्माइली, हमने तो कई मामले देखे हैं। और तो मैम, आप यकीन कीजिए मेरा मैम, उन्होंने हमारे घर में भी किसी को कैद करके रखा है। जैसे जानवर को रखते हैं ना कैद में, बिल्कुल वैसे। लेकिन उस दिन जब मैं उसे खाना देने गई तो पहली बार मैंने किसी की आवाज सुनी। अंदर झाँक के देखा तो वहां पे एक लड़की थी, बुरी हालत में। वो औरत कौन है, उसे वहां क्यों रखा गया, उस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती मैम। मुझे उसी टाइम समझ में आ गया कि मेरे ससुराल वाले वो नॉर्मल लोग नहीं है। मैं भागी आप लोगों के पास आई ताकि आप लोग मेरी हेल्प कर सकें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मैम। मैं नहीं जानती कि मेरा क्या हाल होगा, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना मैम, वो सब सच है। मेरी बात पे विश्वास कीजिए मैम, मैं सब सच कह रही हूँ, सब सच कह रही हूँ मैं। अरे मैडम जी, हम क्या कोई क्रिमिनल है जो किडनैप करके किसी को कैदी बना के रखेंगे? ये सब ना कहानियां है मैडम जी, जो मेरी बहू खुद अपने दिमाग से बनाती है। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर हम आपका घर चेक करें तो। तो गलत बात है जी, हमने ऐसा क्या है जो आप हमारे घर की तलाशी ले रहे हो? तो दिक्कत क्या है? आप लोग नर्वस क्यों हो रहे हो? हम नर्वस कहाँ हो रहे हैं? ये लोग भी अपना काम ही कर रहे हैं। आइए सर, आप तलाशी ले लीजिए। जाओ जी, तलाशी ले लो जी, तलाशी ले लो। तुम मेरे साथ आओ। कोई नहीं है मैम। नहीं, कोई और ही था। टिप गलत निकली। वीएम कॉलोनी से भी टिप मिली है, वहां भी किसी ने गुरमीत को देखा। सिंह, जितनी भी टिप्स मिल रही हैं गुरमीत के बारे में मिल रही हैं, बाकी फैमिली को किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है कि गुरमीत ने उनके साथ कुछ किया हो। अच्छा, वहां से कोई खबर? नहीं सर, कुरियर कंपनी में जो आदमी कुरियर करने आया था उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। पर किसी ने कुछ तो देखा होगा, या फिर कोई सीसीटीवी वगैरह? नहीं सर, यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन उस आदमी ने जो नंबर कंपनी को दिया है हम उससे ट्रेस कर लें।
जल्दी उसकी लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है। इस मोड़ पर पुलिस को यकीन हो चला था कि खत्री फैमिली के गायब होने में उनके बेटे गुरमीत का ही हाथ है, और जिस नंबर से हमला के एस्टेट एजेंट को घर बेचने के लिए फोन किया गया था, वही नंबर मोहाली की एक कुरियर कंपनी से प्राप्त हुआ। पुलिस को पूरा यकीन था कि यह फोन नंबर उन्हें गुरमीत खत्री तक पहुंचाएगा। इसी बीच मोहाली में चल रहा घरेलू हिंसा का मामला एक उलझी हुई गुत्थी बनता जा रहा था। क्या यह सिर्फ डिप्रेशन की शिकार मनगढ़ंत कहानियां बनाती एक बहू का किस्सा था, या फिर स्माइली द्वारा किए गए दावों और अपने ही ससुराल वालों पर लगाए गए इल्जामात में वाकई दम था? क्या डिप्रेशन की बीमारी ही एकमात्र कड़ी थी जो इस मामले को खत्री परिवार केस से जोड़ती थी, या फिर इन दोनों केसेस के बीच का ताल्लुक और भी ज्यादा गहरा था? देखो स्माइली, तुम्हें भी ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि तुम भी गलत हो सकती हो। तुम्हें जो लग रहा है तुमने देखा, वो शायद तुमने देखे ही नहीं। आप लोग भी उन लोगों की तरह बातें कर रहे हो जी। सर, कहीं ऐसे भी तो हो सकता है कि उन लोगों को पहले से पता चल गया हो कि मैं उस लड़की के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसलिए रातों रात उस लड़की को गायब करा दिया है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है ना स्माइली, तो वो जल्द पकड़े जाएंगे। आई प्रॉमिस यू दिस। मैडम जी, लड़की वही थी। आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते हो जी? शक्ल याद है उसकी? मतलब डिस्क्राइब कर पाओगी तुम उसे, ताकि हम स्केच बनवा सके? जी मैं ट्राई करूंगी। नाम तो पता नहीं साहब जी, जवान बंदा था, हट्टा कट्टा, बस इतना याद है। जब तुमने सिम कार्ड दिया उसकी डिटेल्स तो ली होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो लिए होंगे ना? सीधी आईडी नहीं लीजिए, बस सीधा सिम कार्ड दे दिया। बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के तुमने सिम कार्ड इशू कर दिया? घर का राज चल रहा है क्या? चालू अंदर। गलती हो गया सर जी, आगे से नहीं करूँगा, इस बार माफ़ कर दीजिए सर प्लीज़। ठीक है, जाओ। सर, कुरियर कंपनी को जिस नंबर से कॉल आया था उसे ट्रैक नहीं कर पाए सर, वो नंबर तो बंद है। लेकिन मैंने उस ऑनर से बात की जहाँ से वो सिम इशू हुआ था सर, उसने बिना आईडी के वो सिम कार्ड इशू कर दिया था। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। ठीक है सर। मैम आपका अंदाजा सही था। अमन और उसकी फैमिली उतने सीधे नहीं जितने दिखते हैं। अमन की एक शादी पहले भी हो चुकी है मोगा में। उसकी पहली बीवी ने उस पर डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट का केस दर्ज किया था। अभी सिर्फ 5 साल ही हुए इन्हें मोहाली में आए हुए, और यहाँ पे दूसरी बीवी के साथ भी वही। पहले केस का क्या हुआ? मैम अमन और उसकी फैमिली के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। अब हर बार इन्हीं के खिलाफ हालत की झूठी कंप्लेंट तो नहीं लिखवाएगी ना? हो ना हो, यही लोग झूठ बोल रहे हैं। सही करें मैम। पता नहीं और क्या क्या छिपा रहे होंगे। मैंने कहा ना कि वो नहीं है घर पे। वालिया, घर चेक करो। ऐसे कैसे आप जा सकते हैं किसी घर में? आप बीच में मत आइए। यहाँ पे क्या हो गया? आप लोग? स्माइली ने फिर कुछ किया क्या? स्माइली ने कुछ नहीं किया है, तेरे लिए आए हैं। ओए, वो तेनू तो हम तक आदत पड़ जानी चाहिए थी। ये क्या है? 5 साल पहले मोगे बेच गई। अमन, अपनी पहली शादी के बारे में बताया नहीं तूने? हाँ, हर बार तुम तीनों के खिलाफ केस दर्ज होता है हैरेसमेंट का, और तुम लोग तो एक्टिंग ऐसे करते हो जैसे कि जाति तुम लोगों के साथ हो रही है। मैम क्या करूं मैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। शादी की भी तो दोनों बार ऐसी ही लड़कियों से। मेरी ही गलती है। अरे ना पुत्र, तू ऐसा। मैम लेकिन वो केस तो बंद हो गया था ना। मैंने उस समय भी पुलिस के साथ फुल कोऑपरेट किया था, लेकिन कंप्लेंट ही गलत थी, उन्हें कुछ मिला ही नहीं। हर बार तेरे खिलाफ गलत कंप्लेंट? हाँ बस मैडम जी बस, बहुत हो गया। अब हम आप पे केस करेंगे हरासमेंट का। एक तो लड़की ने तंग कर रखा है, ऊपर से आप हमें हरास कर रहे हो। अब आप जाइए और सबूत लेकर आइए पहले। जिस दिन तेरे खिलाफ सबूत मिला ना, उस दिन हैरेसमेंट क्या होती है समझ आएगा तुझे। आओ जी, सबूत ले आओ। मुझे अब भी इन पर शक हो रहा है, नजर रखो इन पर। बाप अभी तक शांत था, हुन असली रंग दिखा रहा है। कब तक चुप रहता? मामला गर्म होते पुलिस वाले को उल्टा धमकाना, शरीफ बंदे नहीं करते ये सब। मैम मुझे लग रहा है केस कहीं ना कहीं अटक सा गया है। मैम एक बात तो कंफर्म है कि कोई ना कोई इस खत्री फैमिली का फायदा उठाना चाहता है। मैम परमित खत्री का साइन किया हुआ अथॉरिटी पेपर, हावड़ा में उस स्टेट एजेंट और मोनाली में उस कुरियर कंपनी को एक ही नंबर से कॉल आना, और फिलहाल उस नंबर का बंद होना, ये सब चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही है। उनका स्केच नहीं बन सकता? नहीं, हमने जब उस दुकानदार से बात की तो प्रीता का क्या हुआ? एक मिनट, ये शक्ल प्रीता खत्री से मैच नहीं कर रही। लेकिन अमन की फैमिली से खत्री फैमिली का क्या कनेक्शन है? मैम उस एनजीओ वालों ने बताया था कि जो उन्हें एनजीओ से लेकर गया था, खत्री फैमिली उसे अच्छे से जानती थी। लेकिन आपका शक तो उसके बेटे गुरमीत खत्री पे था ना?
ये भी तो हो सकता है कि अमन और उसका बाप बलजीत गुरमीत से मिले हुए हो। मैं मुझे लगता है कि हमें उस एनजीओ वाले से बात करनी चाहिए। अब जो भी है वही बता सकता है। नहीं जी, जो आदमी खत्री जी ने फैमिली ले गया सी, ये वो आदमी नहीं है। गौर से देखिए एक बार। मैं उसकी शक्ल अच्छे से पहचानता हूँ। वो आदमी इससे उम्र में बड़ा था। ये था? नहीं, ये भी नहीं थे। इन दोनों में से वो कोई भी आदमी नहीं थे। थैंक यू। ना अमनपुरी ना बलवंतपुरी, एनजीओ वालों को पूरा यकीन है कि उन दोनों में से कोई भी नहीं था। सर, हो सकता है जिस लड़की का स्केच हमारे पास हो वो प्रीत खत्री नहीं बल्कि और कोई हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारा मेन सस्पेक्ट अभी भी गुरमीत खत्री है। यस सर। ढूंढो सर। कौन था वो शख्स जो झूठा नाम और पता देकर पूरे खत्री परिवार को अपने साथ ले गया था? अमन और उसके माता पिता की इस मामले में क्या भूमिका थी? क्या वो किसी तरह से गुरमीत खत्री से मिले हुए थे? और कौन सा कारण था जिसने पूरे खत्री परिवार को डिप्रेशन की आग में झोंक दिया था? सवाल अनगिनत लेकिन जवाब दुर्लभ। बहरहाल खत्री परिवार के लापता सदस्यों की तस्वीरें बन जाने पर पुलिस को हासिल हुई एक अहम बढ़त, मोहाली में नहीं बल्कि हम्बड़ा के करीब। खत्री परिवार के लापता होने के पीछे पुलिस का शक गुरमीत खत्री पर था, लेकिन गुरमीत खत्री खुद ही पुलिस को सड़कों पर भीख मांगते हुए मिला। सर जी, वीएम कॉलोनी के सिग्नल पर ही भीख मांगते हुए मिला। काफी टाइम से उसी सड़क पर भिखारियों के साथ रह रहा है। मैंने इसको इसके परिवार के बारे में पूछा, बड़े कुछ बोलता नहीं, कुछ बताता नहीं है। फिलहाल इसे डॉक्टर के पास लेकर चलो, बाद में बात करते हैं। ठीक है सर, चलो। हाँ सिंह, परमीत खत्री का बेटा गुरमीत खत्री मिला है, सड़क पर भीख मांगते हुए। अपराधी कम, विक्टिम ज्यादा लग रहा है। फिलहाल मेडिकल जांच के लिए भेजा है। सर, लेकिन हमारा तो मेन सस्पेक्ट वही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपनी फैमिली के गायब होने में इसका कोई भी हाथ। एनजीओ से बेदी को बुलवाया, उस आदमी का स्केच बनवाने के लिए जो फैमिली को साथ में लेकर गया था। देखते हैं। वाले जी, जिस हालत में हमें गुरमीत मिला है, लगता नहीं कि इस क्राइम में वो इन्वॉल्व है। अगर गुरमीत को क्लीन चिट दे भी दे तो बचा कौन? एनजीओ वाले के हिसाब से ना तो खत्री फैमिली को ले जाने वाला अमन है, ना ही उसका बाप बलजीत। हमारी एनजीओ अथॉरिटी से बात हो रही है और वो उस बंदे का स्केच भी बनवा रहे हैं। जैसे ही वो स्केच बन जाएगा हमें मिल जाएगा। कहीं कहीं और तो नहीं जो अमन और उसकी फैमिली की हेल्प कर रहा है? माइट बी इनडायरेक्टली। ये अमन और उसकी फैमिली पे आप लोगों ने सर्विलेंस रखा है? फैमिली मेंबर्स पे नजर रखी हुई है, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ मिला नहीं। अमन के घर की तलाशी लेंगे, सर्च वारंट अरेंज करवाओ, शायद वहीं से कुछ मिले। जी मैम। मैम, ये रहा उस बंदे का स्केच जो खत्री फैमिली को एनजीओ से ले गया था। इस बंदे को पहले तो नहीं कभी देखा। कमाल है। कौन है ये बंदा? मैडम जी, सर्च वारंट आ चुका है। वेरी गुड। चलो लेट्स होप कि अमन के घर से कोई क्लू मिले, शायद कोई दोस्त रिश्तेदार हो। लेट्स गो। पूरे घर को चेक करना, एक एक रूम की अच्छे से तलाशी लेना। जाओ। अच्छी जबरदस्ती आ गई जी। पेपर का वारंट हाथ में रख दिया और सारा घर उलट पुलट करके रख दिया आपने। मैम, ये क्या आप हम कोई क्रिमिनल्स है क्या? संभाल के। मैम ये देखिए मैम, ये बंदा कुछ दिखा हुआ नहीं लग रहा। रण विजय ने जिसका हमें स्केच दिया था। रणविजय, वो स्केच दिखाइए। कौन है ये आदमी? मैंने पूछा ये आदमी कौन है फोटो में? इसको मैंने क्या वो मैं गौर से देखकर बोलो कि कौन है ये आदमी। ये तो मेरे डैडी जी। मैम, क्या हो मेरे डैडी जी को? मैम
मिस्टेक हो गई जी आप लोग से। मैं तो कोई एनजीओ से नहीं मिला। अंदर झूठ बोलेगा तो उतना ही पिटेगा। हमने एनजीओ वाले का बयान लिया है, अब वो बोल जो सच है। बोल। गया था क्यों किया ये सब? कोई चारा ही नहीं था मेरे पास। लक मिन्नतें की उनसे, लेकिन बस और दो। चल फोन लगा अपने बाप को, लगा फोन। बेटी की आवाज सुनेगा ना तो अपने आप पैसे लेके आएगा। एक बात दसो पुरी साहब, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? शादी से लेके अभी तक का मैंने सब कुछ दिया है क्या नहीं? मेरी सारी सेविंग खत्म हो गई पुरी साहब, कंगाल हो गया जी मैं। तो अपनी कुड़ी को ले जाओ नाल, करा लो अपनी बेइज्जती बिरादरी विच। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे मैडम जी, और प्रमिति के पास तो बहुत प्रॉपर्टी थी और उसके पूरे परिवार की दिमागी हालत खराब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि वो प्रॉपर्टी मेरे काम आ जाएगी। बस यही बात जाके मैंने अमन और उसके घर वालों को बताई। पूरा परिवार डिप्रेशन का शिकार है, आश्रम में रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। किसी भी तरह उनकी प्रॉपर्टी वगैरह अगर मिल जाए तो। आइडिया तो अच्छा है। तो फिर आप उनको यहाँ ले आइए जी। मैं माइली की खातिर मान गया मैं, पर करता भी क्या? एनजीओ के आश्रम जाके झूठा नाम और एड्रेस देके ले आया उन्हें। फिर मैंने अमन को खत्री और उसका परिवार सौंप दिया। फिर उसके बाद उसने उसके साथ क्या किया, कहाँ रखा, मुझे कुछ नहीं पता, सच में कुछ नहीं पता। क्या लगा तुझे? सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। खत्री फैमिली को डिप्रेशन में डालने वाला तू है। उनकी इस हालत का जिम्मेदार तू है। मैडम नहीं, वो परिवार तो पहले से डिप्रेशन में था मैडम। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैं सच में कह रहा हूँ मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। अब कहाँ है वो? मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता। उल्टा अमन और उसका परिवार मुझे धमकी दे रहा है, बोला घर बिकने में देर हो रही है इसलिए वो लोग बोल रहे थे कि घर बेचने के लिए अथॉरिटी लेटर तो मिल गया है, अब उसके पूरे परिवार को ठिकाने लगा देते। हेलो सर, वो दोनों बाप बेटा हाईवे के पास एक बंगलो में गए हैं, लेकिन हमें पता नहीं अंदर क्या है। मैम, वो दोनों हाईवे के पास किसी फार्म हाउस पे गए। उसे कहना उन पे नजर रखे और जीपीएस लोकेशन मंगवाओ। जी मैम, उन दोनों पे नजर रखो और जीपीएस लोकेशन जल्दी से जल्दी भेजो। ओके सर। गाड़ी तेज चला, पहुंचना है जल्दी। आगे से राइट लेना है हमें। सीधा चलते रहो। संभाल के। तुम पीछे से देखो।
सुना ले। बता दे सर, वो हम लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए मार दिया उन्हें। डिप्रेशन में थी वो फैमिली, ट्रीटमेंट की जरूरत थी और तुम दोनों ने से टॉर्चर किया। इतनी बेरहमी से बार बार रेप किया उस लड़की का तूने? हाँ? हमें लगा प्रॉपर्टी बेच के हमें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मार्केट डाउन था इसलिए हम रुके रहे। अब तेरी जिंदगी का मार्केट डाउन हो चुका है। आखिरकार हमड़ा और मोहाली पुलिस के दृढ़ निश्चय और परिश्रम द्वारा अपराध और अपराधी का पर्दाफाश हुआ। क्यों हम आज भी अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा महत्व देते हैं समाज के संकुचित दृष्टिकोण को? ये ऐसे जख्म नहीं थे जो कुछ दिनों, हफ्तों और महीनों में भर जाते। परमीत, सतिंदर, प्रीत और गुरमीत खत्री, इस पूरे परिवार के साथ जो हुआ वो सोचकर भी दिल दहल जाता है। यह अपराध विशेषता चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे समाज का एक घिनौना, क्रूर और लालची चेहरा सामने आता है कि किस तरह से एक बीमार परिवार की मदद करने की बजाय उनकी बीमारी का, उनकी कमजोरी का फायदा उठाया गया। बहरहाल खत्री परिवार अब रब आश्रम नाम के एक संस्थान में है जहां उनका इलाज हो रहा है और उनकी देखभाल की जा रही है, जबकि बलजीत, अमन, नीलमपुरी और तजिंदर छाबड़ा पर अदालती मुकदमे जारी हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो हम में से किसी को कभी भी अपनी चपेट में ले सकती है। अक्सर डिप्रेशन के लक्षणों को पहचानने में देर हो जाती है। डिप्रेस्ड व्यक्ति अपनी जिंदगी से हार मान चुका होता है और ज्यादातर मामलों में अपनी मदद नहीं कर पाता। इस तरह के मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमदर्दी, प्यार और प्रोत्साहन की। ये बेहद जरूरी है कि हम अलग अलग माध्यमों से डिप्रेशन से जुड़े तथ्यों से अपने आप को अवगत कराएं, इनके बारे में जानें, समझें और इसके पीड़ितों की मदद करें। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मेरी बच्ची, माशाल्लाह बहुत खूब। मेरी सलमा को किसी की नजर ना लगे। शाबाश मेरा बच्चा। फातिमा, खुदा ने सलमा की शक्ल में हमें निमत बख्शी है। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को सोशल साइट पे डाल दीजिए, बाकी लोगों को भी तो पता चले कि हमारी सलमा में कितनी काबिलियत है ना? काबिलियत तो है हमारी बेटी, लेकिन आज नहीं कल डालता हूँ। कल नई गाड़ी की फोटो और ये वीडियो दोनों अपलोड कर दूंगा। कल इतवार भी है, लोग फुर्सत में रहते हैं, लोग वीडियो देखेंगे और मेरी बेटी की तारीफ करेंगे। क्यों? हाँ? अब वो एक सेल्फी। सेल्फी? चलो एक सेल्फी लेते हैं, हमारी सलमा बेटी के साथ एक सेल्फी लेते हैं। स्माइल। फातिमा जी। देख वीडियो जी। ये देखो फातिमा, सुबह से ही सलमा की वीडियो में कितने लाइक्स आए। सब बाबा इसने लूट ली और मेरी गाड़ी पे एक भी लाइक नहीं मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा तो होना ही था। अच्छा ये तो बताओ कि खाने में क्या बना है? मटन का सालन बना है। मटन बना है? मटन खाएंगे। अच्छा एक काम करना जी, महेश के लिए भी एक डब्बे में डाल देना, उसे बहुत पसंद है मटन। इरफान हमें पता है कि महेश को मटन बहुत पसंद है, लेकिन उसकी बीवी को उसका मटन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप क्यों जबरदस्ती? अरे मुझे पता है उसकी बीवी को पसंद नहीं है, लेकिन उसके बगैर अगर मैं मटन खाऊं
तो मुझे हजम नहीं होगा ना। पता है। और एक मटन के लिए हम दोस्त को दगा नहीं दे सकते। अच्छा बस ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है, डब्बा पैक कर जाओ। आज हम मटन खाएंगे। इरफान भाई। शोभा जी आइए आइए आइए। अभी सलमा का वीडियो देखा। आपने देखा? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत होशियार हो गया, दिल खुश कर दिया। अच्छा फिर तुमको इनाम मिलना चाहिए। अब बताओ क्या चाहिए? आंटी मुझे अप्पम चाहिए। अप्पम चाहिए? ओके ओके, इतना सारा अप्पम बनाती तुम्हारे लिए। हाँ इरफान भाई, मैं जाके अप्पम बनाती, आप इसको लेके खाने को आ जाओ। हाँ जी, मैं अभी पाव लेने जा रहा हूँ तो आपके घर छोड़ते हुए चले जाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। मैंने देखा कितने वीडियोस देख रहे हैं सब। हाँ, आपने वो सेल्फी जो लिया ना वो भी डाल दूंगा। सलाम वालेकुम। सलाम। भाई मुबारक हो, आपकी सलमा तो स्टार बन गई। आपको पता है पूरा मोहल्ला इसी का ही वीडियो देख रहा है। अच्छा। बहुत अच्छे बेटा। थैंक यू अंकल। कैसे हो बेटा? नमस्ते। इतनी छोटी है लेकिन कितनी अच्छी तरह उसने नमाज पढ़ा है। देखा बेटा, सबने तुम्हारा वीडियो देखा, सब कितनी वाह वाही कर रहे हैं। अच्छा बेटा, शोभा आंटी घर जाना है ना, जा संभल के। हाँ इरफान, अरे महेश भाऊ। अच्छा हो तुम मिल गए। ये लो तुम्हारे लिए मटन लाया हूँ। अरे तुम्हारा मनपसंद मटन। क्या बात है यार। तेरे घर पे तो लगता भी है इतवार सोमवार कोई दिन होता है। मेरे इधर तो आज भी वो सड़ा हुआ बटाटे का भाजी और रोटी बना होगा। अरे लगता ही नहीं आज छुट्टी है। क्या हुआ, उधर क्या देख रहे हो? अरे वो सलमा गई है ना शोभा जी के घर पे, तो शायद अंदर चली गई। अच्छा महेश भाऊ, मैं चलता हूँ, बेकरी से पाव लाना है। भाऊ मटन जरूर खाना। बिल्कुल आता हूँ। हाँ। अरे सलमा, हाँ? हमारे अनवर को भी नमाज पढ़ना सिखा दे। आज नहीं कल, अभी मुझे अम्मी के पास जाना है। जरूर। हाँ बाय बाय। कुछ निकाली? सलमा के लिए खीर बनाई है, वही देने जा रही हूँ। क्यों, उसके माँ बाप नहीं खिला सकते उसे? खिला सकते हैं, लेकिन बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए बनाया है। उसका वीडियो नहीं देखा क्या तुमने? कैसे आदमी हो तुम, किसी की तारीफ नहीं सुन सकते ना। अच्छा सुनो, मैं जाकर खीर देकर आती हूँ, तब तक यहीं रहना, कहीं जाना मत। फातिमा, फातिमा। हाँ, यहाँ किचन में हूँ। अगर सलमा कुटे, मैं उसके लिए खीर लेकर आई, बुलाना उसको। अरे वो शोभा दीदी की आ गई है, बस आती हो। तू आना, बैठना मेरे पास। मैं इसका वीडियो देखी, बहुत ही प्यारी लग रही है सच में, है ना? तो सच्ची में बहुत किस्मत वाली है जो इतनी प्यारी और होनहार बच्ची मिली। और एक मैं, मुझे तो बच्चा ही नहीं है। गायत्री कैसी बातें कर रही है तू? सलमा अगर मेरी बेटी है तो तेरी भी है ना? वो तो है। सलमा बेटा। फातिमा। हाँ। पूरा मोहल्ला सलमा की तारीफ कर रहा है। अब तक वीडियो 5000 लोगों ने देखा है। आपने देखा कि नहीं? हाँ देखा है। सबको बहुत पसंद आया है। अरे कहाँ है वो सलमा? अरे वो शोभा दीदी के घर गई है, आती होगी। आई नहीं, लेकिन वो तो कह रही थी कि 15 मिनट पहले घर के निकल गई थी वो। क्या? हाँ। घर नहीं आई तो फिर कहाँ गई? इरफान, 15 मिनट थोड़ी लगते हैं वहां से यहाँ आने में। फातिमा तो फिक्र मत कर, पूरे मोहल्ले की लाडली है, किसी ना किसी के घर पे होगी। मैं और भाईजान जाकर देख कर आते हैं, तो चिंता मत कर। इरफान, मैं भी चलूं आपके साथ? अरे नहीं फातिमा, मैं और भाईजान जाकर देख कर आते हैं, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। चलिए भाईजान, आइए चलिए। भाई साहब, वो मेरी बेटी सलमा यहाँ आई थी क्या कहीं? भाई साहब, वो मेरी बेटी सलमा को देखा? नहीं। भाईजान, आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, महेश को भी बोलते हो सलमा को ढूंढने के लिए। हम जाइए। ये
महेश को क्या हो गया? महेश फोन क्यों नहीं उठा रहे? महेश, 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 महेश। दिन ब दिन मासूम बच्चों के साथ बढ़ती हिंसा और अत्याचार के आंकड़े अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं। क्या हम ये भूल गए हैं कि ये मासूम बच्चे हमारा भविष्य है, जिनके साथ बलात्कार किया जा रहा है? मुंबई में भी कुछ दिन पहले ऐसा शर्मनाक हादसा हुआ। सलमा कहाँ है? सलमा, इरफान, सलमा कहाँ है? हर तरफ देखा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला फातिमा। मेरी हंसती, खेलती, मुस्कुराती सलमा पलक झपकते ही गायब हो गई थी। या फिर कहे कि किसी ने उसे गायब कर दिया। हर रोज टीवी, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, अखबारों में खबरें देखकर मानिए मेरी रूह कांप रही थी। आखिर क्यों कुछ लोग इस कदर हैवान बन गए हैं? क्यों मासूमियत को कुचलना मानो जैसे उनका शौक बन गया है? जब सलमा का कहीं पता नहीं चला, तब इरफान और फातिमा ने मुंबई पुलिस की मदद मांगी। सुनो, ये इरफान कुरैशी का रहता है, वहां पे आगे रहते। कहाँ से गायब हुई आपकी बच्ची? मालूम नहीं सर, मैं तो शोभा जी के घर में छोड़कर आया था उसे। फिर मैं जब वापस घर लौटा तो वो नहीं थी सर घर पे। सुबह आई थी, अप्पम खाने को दिया, थोड़ा घर लेके जाने को भी दिया। वहां से निकली थी आने के लिए, पता नहीं यहाँ नहीं पहुंची। हो सकता है मोहल्ले में किसी के यहाँ गई हो। सर हमने एक एक घर में मालूम किया जाकर, लेकिन वो कहीं पर नहीं थी सर। आपने उसे अकेले जाने क्यों दिया? उसको घर तक क्यों नहीं छोड़ा? सर, क्योंकि आज से ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। सलमा पूरे मोहल्ले की लाडली, हर कोई उससे मोहब्बत करता है। दिन भर वो यही खेलती रहती है। बच्ची की फोटो दीजिए। बच्ची की फोटो सब जगह सर्कुलेट करवा दो। अगर सारा मोहल्ला बच्ची को जानता है और बच्ची का ख्याल रखता है, हो सकता है किसी बाहर वाले ने पैसों के चक्कर में बच्ची को। सुनिए, आप अभी इरफान के घर पे थी ना? जी साहब। आप बता सकते हैं कि इरफान काम क्या करता है? साहब, उनका भंगार का धंधा है। भंगार? हाँ, मतलब इतना छोटा मोटा धंधा भी नहीं है। जब जूनी बिल्डिंग टूटने वाली होती है तो इरफान भाई उनके लकड़े और लोखंड बेचने और खरीदने का काम करते हैं। अच्छा कमा लेते हैं। वो देखिए सर, वो दोनों गाड़ियाँ इरफान भाई की है। ठीक है, थैंक यू। जी। मतलब ये स्क्रैप डीलर है, सारा लेन देन कैश में है। एक काम करो, जरा पता करो वहां कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सर, इरफान जी, हमें आपकी परमिशन चाहिए। इस बारे में सर? आपके मोबाइल पे आने वाली सब कॉल्स रिकॉर्ड होंगी, ताकि जब किडनैपर आपको फोन करे तो हम उसका लोकेशन ट्रेस कर पाए। यहाँ पे साइन कर दीजिए। आप जो बताओगे मैं करने को तैयार हूँ सर, लेकिन मेरी बच्ची मुझे वापस दिला दो सर। पैसा अगर देना हो तो पैसा देने को भी तैयार हूँ मैं। मुझे एक बात बताइए, कि घर आपने इतना अच्छा बनाया है, 2 गाड़ियाँ हैं, जब इतने पैसे हैं आपके पास तो आप ऐसी लोकेलिटी में क्यों रहते हैं? स्क्रैप का धंधा है मेरा, सब काम कैश में चलता है। और अच्छी जगह घर खरीदना हो तो वाइट मनी लगता है सर। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, वो नई नहीं है, सेकेंड हैंड है। सबका पेमेंट मैंने कैश में किया है। अच्छा, अब याद रखिएगा कि आपके फोन पर आने वाली सब कॉल्स रिकॉर्ड होंगी। एक और हिदायत मैं आपको देना चाहूंगा, अपने मोबाइल पर और अपने घर के आसपास जरा नजर रखिएगा, सतर्क रहिए। कुछ भी डाउटफुल आपको महसूस होता है तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, तुम वही नजर रखो। सर, आसपास के पुलिस स्टेशन में सलमा से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और ना ही हमारे खबरियों के हाथ कुछ लगा है। हमारे लोगों ने आसपास के अस्पताल और मुर्दाघर भी चेक किए, वहां भी सलमा से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इरफान अच्छा खासा कमाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके धंधे में कोई उसका दुश्मन है? लेकिन सर मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है।
और इधर मोहल्ले में मेरे अलावा कोई स्क्रैप का धंधा भी नहीं करता है। सबसे अच्छे और घर जैसे ताल्लुकात है मेरे। गणपति, ईद, होली, दिवाली हम सब मिलकर मनाते हैं सर। सबके साथ भाईचारा है। रंजित जैसी कोई बात ही नहीं है सर। सर जो 2 सीसीटीवी कैमरा मिले थे उनकी फुटेजेस मिल गई। उसके डेटा को हमने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लिया। चलो सर, इरफान के घर के पास जो सीसीटीवी कैमरा है ये उसकी फुटेज। यहाँ पर इरफान सलमा को लेकर अपने घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। जिस पॉइंट पे इरफान महेश को मिला था वो इस कैमरा के रेंज के बाहर है और वहीं से इरफान ने सलमा को शोभा के घर अकेले भेजा था। और सर शोभा के घर के सामने जो ग्रोसरी शॉप है उसकी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज। यहाँ पर सलमा शोभा के घर में जाते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। इन दोनों कैमरा के बीच की जो जगह है वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। सलमा को किसी ने वहीं से किडनैप किया है। प्रकाश, पॉसिबल है कि किसी पड़ोसी ने सलमा को किडनैप किया हो? सर एक पॉसिबिलिटी और है। इन दोनों कैमरा के बीच की जो जगह है वहाँ से कई सारी गाड़ियाँ गुजरी। हो सकता है किसी ने सलमा को गाड़ी के अंदर खींच लिया। जितनी गाड़ियाँ पास हुई सबके नंबर निकालो और जरा पता करो। और ये 2 कैमरे के बीच का जो गैप है इस दौरान जितने घर पड़ते हैं सबकी तलाशी लो। पुढे बघा। सुनिए, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। क्यों? आपके मोहल्ले से एक बच्ची सलमा गायब है, उसी सिलसिले में। आप तलाशी लेने आए हो या इल्जाम लगा रहे हो? आपके पास सर्च वारंट है? देखिए, जिस तरह की तलाशी आप समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि प्रोसीजर में सर्च वारंट भी होता है। जाइए, वारंट आइए और तसल्ली कीजिए। ऐसे बिना वारंट के आप मेरे घर में नहीं घुस सकते। आप बेवजह बात को बढ़ा रहे हैं। बेवजह कैसे हुआ? हाँ, बेवजह कैसे? आप मेरे घर में तलाशी लेने आए हो, ये बात छोटी हुई? और तुम लोग, हाँ, तुम लोग क्या घास खाते हो जो बिना वारंट के इन्हें अपने घर में घुसने देते हो? अंकल, अंकल, पापा का लफड़ा हुआ है पुलिस वालों के साथ। वो लोग एक दूसरे पे भड़क रहे हैं। आप प्लीज चलिए ना, प्लीज। क्या? चल। सलमा मेरी भी बच्ची जैसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाम लेके पुलिस कुछ भी करेगी। आइए इरफान भाई, अब तो मोहल्ले वालों को भी दुश्मन बना लिया आपने। 25 साल एक परिवार की तरह रहे, अब परिवार वाले ही दुश्मन हो गए और इन्हें बेइज्जती करने के लिए भेज दिया। गगन भाई, माफ कर दो। देखो, ये सब मेरे कहने से नहीं हुआ है। देखो, ये इनका काम कर रहे हो, मेरे कहने से नहीं कर रहे हैं। मुझे आप लोगों पे कभी ना शक था ना कभी होगा। मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूँ गगन भाई कि मेरी 6 साल की बच्ची गायब है, उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, इनकी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। जाइए, तलाशी लीजिए। तुम्हें देखना है तो तुम भी देख लो। आप लोग जा क्यों नहीं रहे? जाइए, अच्छे से तलाशी लीजिए। सलमा को गायब हुए 6 दिन बीत चुके थे पर उसका कहीं कुछ पता नहीं लगा। पुलिस वालों ने अपनी तरफ से पूरी मुमकिन कोशिश की। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भी कई तमाम जगहों पर उन्होंने सलमा की तस्वीर दी, इस उम्मीद में कि कहीं से कुछ खबर आ जाए। मेरी सलमा ऐसी जगह पर थी जहां तक हमारी नजर नहीं पहुंच पा रही। यहाँ तक कि लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि मेरी बच्ची के साथ वो हुआ है जो नहीं, या अल्लाह, ये मैं क्या कह रही हूँ? मैं क्या कह रही हूँ? पूरा मोहल्ला सलमा को चाहता था। फिर कौन हैवान था जिसने सलमा को अगवा किया था और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई, इसका गुस्सा सारे मोहल्ले में फैल गया। देखो भाई लोग, अब तक तो यह समझ में आया होगा कि पुलिस अपने को एड़ा बना रही है। उसको सलमा की कुछ नहीं पड़ी है, बिल्कुल नहीं पड़ी है। और काय को पड़ी होगी? हाँ, अरे सलमा कौन से किसी करोड़पति की औलाद है? अरे कोई पैसे वाला होता ना तो अब तक ये लोग उसको खोद के भी निकाल लिए होते। पर गरीब की कौन सुनता है? पर अभी अपन लोग चुप नहीं बैठेंगे, मीडिया के पास जाएंगे, अखबार में जाएंगे और जिधर जा सकते ना उधर जाएंगे, लेकिन अपनी सलमा को न्याय दिला के रहेंगे। सलमा को न्याय दिला के रहेंगे। सर, ये तो लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है।
देख रहा हूँ। सलमा को न्याय दिला के रहेंगे, सलमा को न्याय दिलाते रहेंगे, सलमा को न्याय दिलाते रहेंगे। महेश, उन लोगों की लड़की के साथ गलत हुआ है, इसलिए वो हमें ही दोष देंगे। इसलिए मैंने मोहल्ले के सारे लोगों को बोला है कि अगर हम लोगों पर उंगली उठी तो हम सारा मोहल्ला हिला कर रखेंगे। वो इरफान के साथ तुम्हारी दोस्ती यारी सब ठीक है, लेकिन तुम भी संभल कर रहना। ठीक है। सलमा 422 नंबर खोली में है। सर, बाइक तो निकल गई, लेकिन उसका फोटो ले लिया, नंबर मिल गया। प्रकाश, ये 422 नंबर की खोली किसकी है? तुझे वारंट देखना था ना, ले। पूरे घर की तलाशी लो। अरे साहब, लेकिन सर, अंदर कुछ नहीं मिला। सर, ऊपर भी कुछ नहीं मिला। ओके सर, आरटीओ से बाइक की इंफॉर्मेशन मिल गई है, इसी मोहल्ले की है। प्रकाश, तरुण। हाँ जी। बाइक तुम्हारी है? हाँ सर, बाइक मेरी है, लेकिन कोई भी लेकर घूमता रहता है सर। मतलब? सर, मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, नाइट शिफ्ट में, इसलिए पूरा दिन सोता रहता हूँ। सर, मेरी बाइक का लॉक खराब हो गया है, इसलिए मोहल्ले के बच्चे दिन में लेके घूमते रहते हैं। सर, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। सर, आपके पास कोई बाइक की चाबी है? सर, किसी की भी चाबी से खुल जाती है। कौन कौन लेके जाता है तुम्हारी बाइक? सर, 5-6 लोग हैं, कैलाश, कौस्तुभ, देवेश, सौरभ, निखिल। सर, ये मोहल्ले के ही हैं, ये लेके जाते हैं। पुलिस सलमा को तलाशने के लिए हर तरकीब लगा रही थी, पर इसके बावजूद कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। सलमा को गायब हुए 9 दिन बीत चुके थे और अब आहिस्ता आहिस्ता सारा मोहल्ला भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ लौट चुका था। सबने मेरी सलमा की वापसी के ख्वाब देखना बंद कर दिए, सिवाय मेरी माँ हूं ना उसकी। उम्मीद कैसे छोड़ सकती थी? काम पे जा रहे हो? हाँ, जाना तो पड़ेगा। सिर्फ काम धंधा छोड़ के घर में तो नहीं बैठ सकता मैं। तुम भी सारी दुनिया के जैसे निकले, तुमने भी उम्मीद छोड़ दी है ना? है ना? हेलो, हाँ, अच्छा, हेलो, हाँ हाँ, जी जी, मैं पैसे लेके पहुंच रहा हूँ जी। मेरी सलमा को आप कुछ मत कीजिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं लेके, हेलो, देखिए, मैं आप जहाँ बोलोगे वहाँ पे आऊँगा। हेलो हेलो हेलो, सलमा, सलमा थी, सलमा, सलमा कहाँ है? कौन था फोन पे? वो कह रही थी तो ना, कहाँ सलमा? सलमा को किसी ने अगवा कर लिया। किडनैपर ने आपको जो कॉल किया था वो हमने कंट्रोल रूम में सुना। आपके फोन में भी रिकॉर्डर है ना? जी। जरा सुनाइए। हेलो, सलमा वापस चाहिए तो 1 करोड़ रेडी रख। कब और कहाँ लाना है कॉल करके बताता हूँ। इस आवाज को पहचानते हैं आप? जी नहीं सर। आपने कभी सुनी है ये आवाज?
पैसा कहाँ पहुंचाना है ये बताने के लिए किडनैपर दोबारा जरूर कॉल करेगा। उसको बातों में उलझाए रखिए और पैसा अरेंज करने के बहाने उससे एटलीस्ट 2-3 दिन मांग लीजिए। उतनी देर में हम उसे ट्रेस कर लेंगे। जी सर। गुड सर, मोबाइल की लोकेशन 10 से 15 मिनट में पता चल जाएगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई थी तो फिर किडनैपर ने फ़ोन करने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? क्योंकि उसके ध्यान में आ गया था कि पुलिस अब भी इन्वॉल्व है। जैसे वो शूट आउट की वजह से हम थोड़ा पीछे हटे, उसने तुरंत फ़ोन कर दिया। प्रकाश, अपनी गाड़ी मोहल्ले से ज़रा दूर पार्क करो और उस स्टाफ से बोलो कि यूनिफॉर्म में कोई यहाँ नहीं घूमेगा। जब तक सलमा मिल नहीं जाती किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि पुलिस इस केस पे काम कर रही है। 24 घंटे इस मोहल्ले पे नजर रखो। सर, किडनैपर ने अब तक 3 बार फ़ोन किया है, हर बार अलग अलग नंबर पर हर बार मोबाइल फ़ोन चोरी करा है। हर बार मोबाइल की लोकेशन अलग अलग जगह की रही है मुंबई की। और सर आखिरी कॉल में उसने 40 लाख रैंसम बताया है। 1 करोड़ से 40 लाख? सर लगता है कि वो बहुत जल्दी में डेस्परेट है। प्रकाश, इस जल्दबाजी का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद अब सलमा जिंदा नहीं है और शायद इसीलिए उसने इतनी देर लगा दी और अब 3 दिन में 1 करोड़ से 40 लाख तक आ गया। अगला फोन कब करने वाला है? सर कल। इरफान को बोलो कि जितनी भी रकम वो मांगे हाँ बोल दे। हाँ, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी वापस दे दो मुझे। ठीक है, हाँ ठीक है, आप जहाँ बोलोगे वहीं आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक। 28 लाख मांगा है। कहाँ मंगवाया? सर जगह अभी बताई नहीं है, दोबारा फ़ोन करेगा। इरफान को अपनी गाड़ी में आने को बोला है। सलमा को अपने साथ ले आना। इरफान जी, हम आपको फॉलो करेंगे। आप किसी को शक मत होने देना कि हम आपके साथ हैं। ये अपने कान में लगा लीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम बताएंगे कि आगे क्या करना। चलो लेट्स गो। सलमा को अपने साथ लाना। अल्लाह हाफिज। हेलो, जी जी जी, हाँ ठीक है, अभी रुकता हूँ। सर किडनैपर ने पूरी प्लानिंग की है, इरफान की गाड़ी भी यहीं छुड़वा दी। सबको मैसेज भेज दो कि रिक्शा को फॉलो करें। चल के तुम लोग रिक्शा को फॉलो करो जल्दी। फातिमा, तुम इतनी बेचैन क्यों दिख रही है? वो किसी से जाहिर मत करना, प्लीज किसी को भी कुछ मत बताना। मेरी सलमा का पता चल गया है। वो एक दरिंदा था जिसने उसे अगवा किया था, फिरौती मांगी थी। 2 दिनों से उससे पैसों की बात चल रही थी। वो पुलिस वालों ने हमें मना किया था, इसलिए हमने किसी को भी नहीं बताया। सलमा कब आएगी और भाईजान कहाँ हैं? वो सलमा को ही लाने गए, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। पुलिस वाले हैं उनके साथ, उन पे नजर रखने के लिए। भाईजान कब गए? यही कोई आधा घंटा हो गया। महेश, आज तो रविवार है, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी, खाना बाहर ही खा लूँगा। आज इतवार है, मैंने 2 भाजी बनाई है। महेश, महेश, अरे मैं वो गैस पे सब्जी भूल कर आ गई। मैं अभी आती हूँ, ये तुम खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। गायत्री,
सोचे हो वैसा ना हो। मेरा शक कभी सच ना हो। हाँ रिक्शा रुको भाई, रिक्शा रुको। थामो थामो। प्रकाश, पुल के नीचे। प्रकाश, जब किडनैपर को यहाँ आना ही नहीं था तो उसने इरफान से बैग क्यों फेंकवाया? हेलो, ठीक है सर। इरफान को जिस नंबर से फ़ोन आ रहे थे उसके मोबाइल की लोकेशन उसके मोहल्ले की है और अभी वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मतलब किडनैपर मोहल्ले में ही था और उसने जानबूझकर हमें घुमाया। आई एम श्योर ये नंबर भी चोरी का ही होगा, लेकिन पता करो ये नंबर किसका है और कहाँ से चोरी हुआ। और ये बैग उठवा लो। सर चल के बैग गया। सलमा कहाँ है मेरी सलमा? सलमा कहाँ है? अब सलमा को नहीं लाए अपने साथ? सलमा वहां थी नहीं। जैसा जैसा किडनैपर ने कहा मैंने वैसा ही किया। बैग फेंका उधर सलमा के लिए। किडनैपर को फोन लगाया, उसका फोन स्विच ऑफ था। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। आपने वैसा किया ही नहीं जैसा उन लोगों ने करने के लिए कहा था। उन्हें जरूर इल्म हो गया होगा कि उस बैग में पैसे नहीं है। इरफान चंद पैसों के लिए आपने हमारी बच्ची की जिंदगी दांव पे लगा दी हमारे साथ। किडनैपर पैसे लेने आया ही नहीं। आप लोगों की वजह से नहीं आया। आप लोगों की वजह से मुझे मेरी बच्ची नहीं मिल रही है। आप लोगों ने जो कुछ भी किया ना ठीक नहीं किया। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा मेरी बच्ची के बारे में। अब देखना आप सब लोगों का बदला मेरी मासूम बच्ची के साथ निकालेगा। अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ ना मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को नहीं। संभालो अपने। प्रकाश एक बात तो फिक्स है, ये किडनैपर जो कोई भी है इसी मोहल्ले का है। इरफान पैसे लेकर जा रहा था, ये बात हमारे और इरफान के अलावा कोई नहीं जानता। फिर उन्हें कैसे पता चला कि हम इरफान के साथ हैं? थोड़े का मुक्का मार के ना 32 ही तोड़ दूंगा। चल बेटा। अरे खामा का गुस्सा कर रहे हैं आप। देखिए धक्का मत दीजिए, ठीक है? क्या हो भाई, क्या प्रॉब्लम है? और तू कौन है भाई? चल बिचड़। सर ये बहुत देर से हमें मार रहा है सर। झगड़ा किस बात का है? और 3-4 दिन से पानी में इतनी गंदी बदबू आ रही है। इनको बोलो तो ये कहते हैं हमारी तरफ से सब कुछ ठीक है। और यार सुबह से मेरी मम्मी को उल्टियां लगी है। और बताना क्या, दिखाता हूँ मैं आपको, रुकिए। वो देखो साहब जी, सुन लो। और बंदा तो क्या, डंगर भी नहीं पिएगा पानी। सर सबके यहाँ साफ पानी आ रहा है। ये बदबू कब से आ रही है? तो साहब जी 3-4 दिन से आ रही है। और इनको बोलो तो सुनते ही नहीं है बात। टैंक चेक किया इनका? सर इनका ना अलग टैंक है, वो चेक करना हमारी ड्यूटी नहीं सर। देखो प्रकाश, इनका टैंक चेक करता है। आओ जी, ये देखो जी, ये टैंक है हमारा। प्रकाश आ रही है ना बदबू? सर सलमा अरे आप इसे सलमा को देखने क्यों नहीं दे रहे? अब ये भी आप तय करेंगे माँ पर बच्ची को देख सकते कि नहीं? बच्ची की बॉडी 2-3 दिन तक पानी में थी, काफी फूल गई है और गल गई है। आप लोग देख नहीं पाएंगे, अपने आप को संभालिए। प्रकाश
मुझे जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। सलमा को हम जीते जी तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उसका कातिल हमारे हाथों से बच के जाना नहीं चाहिए। सलमा को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और उसे हम निभा कर रहेंगे। प्रकाश, पता करो यहाँ आसपास में कोई घर खाली है? जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता यहाँ से हिलेंगे नहीं हम। सर, मेरा कमरा खाली है, अब मेरा घर यूज कर सकते। मैं एक टीचर है, अकेली रहती है। सलमा जब तक थी ना, तब तक नहीं लगा कि मैं अकेली है। हंसती खेलती कभी भी आ जाती थी घर पे। आज वो नहीं है, लेकिन उसको न्याय दिलाने के लिए मैं आपका हेल्प कर सकती है और ये मेरा फर्ज है। सर, 15 मिनट में साइबर सेटअप रेडी हो जाएगा। गुड सर। सलमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत क्लोरोफॉर्म के ओवरडोज से हुई है और उसकी मौत 19 मार्च, मतलब जिस दिन वो किडनैप हुई उसी दिन हुई थी, दोपहर 10 और 12 के बीच। प्रकाश, शायद ये भी हो सकता है कि बच्ची को पानी की टंकी में भी उसी दिन फेंक दिया गया हो। तो साहब जी देखो, ये सही बात है। और किसी भी शरीफ आदमी को आपको घर से उठा के लेके आ जाते हैं। 19 तारीख को कहाँ थे? और जो 19 तारीख को मैं अफ्रीका में था। देखो जी, मैं माइंस में काम करता हूँ। 19 मार्च को मैं अफ्रीका में था और 21 मार्च को मैं मुंबई आ गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, मैं आपको जहाज की टिकट भी दिखा देता हूँ। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता, मैं आपको पासपोर्ट भी दिखा देता हूँ। चल के सर, इसके साथ जाओ, पासपोर्ट चेक करो, देखो कितना सच बोल रहा है। ओके सर, चलो। प्रकाश, अगर ये सच बोल रहा है तो इसका मतलब है कि मर्डरर को पता था कि बलजीत अपने घर में नहीं है और सलमा की बॉडी को वो आसानी से उस वाटर टैंक में ठिकाने लगा सकता है। जी सर। तो हो सकता है कि सर, मुझे सलमा के खून के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। डरो मत, बैठो, अपने घर समझो। जिस दिन सलमा गायब हुई उस दिन तुम कहाँ थे? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम यहाँ नहीं थे। साहब, मैं महेश, ये मैं बंद कर और आगे बढ़, वरना हम आगे बढ़ेंगे। बोल कहा था? साहब, मैं वो इरफान उस दिन मुझे मटन दिया था, उसके घर का बना। मेरा दारू पीने का प्लान था, तो मैं गायत्री के बाहर जाते ही दारू और मटन लेके यहीं पास में ही गया था। मेरा दारू पीना, मटन खाना इसको पसंद नहीं है ना, तो मैं चुपचाप जाके पी लिया था दारू। साहब, उस दिन नशा थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था और उसी नशे की हालत में तुमने सलमा को उठा लिया? नहीं सर, मैं यहाँ घर आके सो गया था सर। मतलब वो क्या हुआ? क्या हो रहा है साहब? आप लोग महेश भाई को क्यों परेशान कर रहे हैं? परेशान नहीं कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि हमें शक है। लेकिन सर, हमें महेश भाव पे कोई शक नहीं है। ये मेरा बचपन का दोस्त है सर। हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल देते हैं पूरा मोहल्ला हमारी दोस्ती को। अच्छी बात है, लेकिन आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि हमें हमारा काम करने दीजिए। ऐसा कैसे चलेगा? आप मेरे सामने मेरे दोस्त की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे, इनके खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? देखिए, सबूत तो नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमें शक है। साहब, हमने आपसे कहा ना, हमें महेश भाई पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। सर, जैसे सलमा हमारी बेटी थी, वो इनकी भी बेटी थी। प्लीज उन्हें ऐसे परेशान मत कीजिए आप।
इरफान ऐसे पता यार मैंने कुछ नहीं किया। मालूम यार कौन जाके उनको बोला कि मैं ऐसा गलत आदमी है, मैं ऐसा है क्या? मैं बोली मोहल्ले की लड़कियों को कैसे देखते हो? अच्छा हुआ हमें औलाद नहीं है। गायत्री, नहीं तो अपने बाप को ऐसे देख के उसे कितना शर्मिंदा होना पड़ता। प्रकाश, ये पूरा मोहल्ला है, एक सीसीटीवी यहाँ है, एक सीसीटीवी यहाँ है जिसका फुटेज हमारे पास है। इरफान बच्ची को लेके अपने घर से निकला जो इस कैमरे में हमें दिखाई दिया। अब इरफान बच्ची को लेके अपने घर से शोभा के घर जाने के लिए निकला, यहाँ उसने बच्ची को अकेला छोड़ दिया। यहाँ से बच्ची खुद ब खुद शोभा के घर जाने के लिए निकली, जो कि हमें इस कैमरे में नजर आया। थोड़ी देर बाद सलमा शोभा के घर से अपने घर वापस जाने के लिए निकली, लेकिन यहाँ पहुंची ही नहीं। सलमा की लाश हमें यहाँ मिली, बलजीत के घर। अब इस एरिया में बलजीत और महेश के घर के अलावा करीब 50 घर हैं और हमारे पास किडनैपर का हुलिया भी नहीं। उसे ढूंढेंगे कैसे? उसकी आवाज़, हमारे पास किडनैपर की आवाज़। इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं हम उनकी आवाज़ किडनैपर की आवाज़ से मैच करके देख सकते हैं। गुड आइडिया। इस स्पेस में जितने भी घर हैं सबको फेक कॉल्स करवाओ और उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करो। 50 घरों से 178 से भी ज्यादा आदमियों की आवाज रिकॉर्ड की गई और उन सब आवाजों को अपहरणकर्ता की आवाज से मिलाकर देखा गया। सर, जितनी हो सके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, उस एरिया में रहने वाले सभी लोगों की आवाज रिकॉर्ड हो गई है। गुड, साउंड एक्सपर्ट को बुलाओ। इनमें से कुल 6 लोगों की आवाज अपहरणकर्ता की आवाज से तकरीबन मिलती जुलती थी, पर सवाल अब भी बना हुआ था कि इन 6 में से वो कौन है जिसने सलमा को अगवा किया था। सर, अब पता कैसे चलेगा कि इन 6 में से सलमा का किडनैप और मर्डर किया किसने? रानी, सबकी मोबाइल लोकेशन निकालो और जरा चेक करो कि जब सलमा का किडनैप हुआ और जब जब रैंसम के लिए कॉल्स आए, इनमें से कौन कौन कहां था। सर, पता चल गया कि सलमा का किडनैप और मर्डर किया किसने था, और वो एक नहीं 2 लोग हैं। सर, ये वो नंबर है जो हर उस जगह पे मौजूद था जहां से फोन चोरी किए गए थे रैंसम कॉल्स करने के लिए, और ये नंबर हर उस जगह पे मौजूद था जहां से रैंसम कॉल्स किए गए थे। मतलब एक मोबाइल फोन चुराता था और दूसरा उसका इस्तेमाल रैंसम कॉल करने के लिए करता था। किस किस के हैं ये नंबर? अरे उसको छोड़ना नहीं, हवाले कर रही है। इसमें उन मोबाइल के लोकेशंस हैं जो तुमने रैंसम कॉल करने के लिए चुराए थे, और इसमें तुम्हारे मोबाइल के लोकेशंस भी हैं, और दोनों मैच करते हैं। और दोनों लोकेशन से जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है उसमें भी तुम दोनों साफ साफ नजर आते हो। अब मुझे साफ साफ ये बताओ, सलमा के साथ ऐसा क्यों किया? बोलो। पैसे के लिए। पापा से हमेशा पैसे मांगता था और वो हमेशा मना कर देते थे। हर रोज दोस्तों के बीच मेरी बेइज्जती होती थी। मुझे पता था इरफान अंकल बहुत अमीर है। वो 6 महीने में एक नई गाड़ी खरीद लेते थे। मैंने सोच लिया था सलमा को किडनैप कर लूंगा, चॉकलेट देने के बहाने, ताकि कोई देख ना ले। मैं सिर्फ उसे बेहोश करना चाहता था। मैं बहुत डर गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने सौरभ को बुलाया। तुझे मैंने इधर मेरी मदद के लिए बुलाया, डराने के लिए नहीं। ओ पागल समझा क्या मुझको? मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। और अगर मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूं तो? वो भी लाखों में? लाखों में? मुझे पता था बलजीत अंकल इंडिया में नहीं है और उनके घर में सिर्फ उनकी बूढ़ी माँ ही रहती थी। उसी रात हमने सलमा की बॉडी बलजीत अंकल के टेरेस पे ले जाकर के वाटर टैंक में डाल दी। पैसों के लिए इतने दिनों बाद फोन क्यों किया? सर, मैं तो फोन भी नहीं करने वाला था, लेकिन सौरभ पैसे मांग रहा था मेरे पास।
मैं कहाँ से देता? और सर आप लोग भी चले गए थे तो मैंने सोचा किसी को पता ही नहीं है कि सलमा मर चुकी है तो पैसे मांग सकते हैं। तो जब इरफान वहां पैसे लेके पहुंचा तो पैसे लेने क्यों नहीं आया? सर मैं आने वाला था लेकिन मैंने देखा आप लोग इरफान अंकल के पीछे गए थे इसीलिए नहीं आया। शोभा जी इन्हें जरा बाहर लीजिए। बच्ची के साथ रेप भी किया था। हमें आज भी नहीं पता कि हमारी बच्ची के साथ अत्याचार हुआ था भी या नहीं, लेकिन कानून ने दिव्येश को सलमा की हत्या के जुर्म में सजा दी और सौरभ को सबूत मिटाने के जुर्म में सजा मिली। न्याय तो हुआ मेरी बेटी के साथ, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि दिव्येश और सौरभ नाबालिग थे और 9 महीनों में ही जेल से बाहर आ गए थे। वो दोनों आज तो इस मोहल्ले में नहीं रहते, लेकिन डर आज भी इस मोहल्ले का हिस्सा है जो मेरी सलमा के साथ हुआ। मैं नहीं चाहती कि देश की किसी भी सलमा के साथ हो, इसलिए आप लोग होशियार रहे। हम बस इतना ही चाहते हैं कि देश इंसानियत की मिसाल बने और हमारे देश की हर सलमा सुरक्षित रहे। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें